प्रश्न 6। कोई भवन स्वामी किन परिस्थितियों में निवास के आशय के लिए किराएदार के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में निष्कासन का वाद ला सकता है? Under what circumstances any landlord can file a suit in civil court for eviction of tenant on the ground of bona fide requirement of accommodation for residential purposes? उत्तर, निवास के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार का निष्कासन eviction of tenant on the ground of bona fide requirement for residential purposes अधिनियम की धारा 12(1)(a) में उल्लेखित किया गया है कि निवास के आशय के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान पर भवन स्वामी की स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, यदि वह उसका स्वामी हो, या किसी व्यक्ति के लिए जिसके फायदे के लिए वह स्थान हो, निवास स्थान के रूप में अधिवास के लिए वास्तविक आवश्यकता है और भवन स्वामी या ऐसे व्यक्ति का संबंधित नगर या नगरी में समुचित रूप से अन्य कोई निजी स्थान न हो। इस प्रकार इस धारा के तहत उस भवन या स्थान को तभी रिक्त कराया जा सकता है जबकि उपरोक्त प्रकार के भवन स्वामियों को निवास के लिए स्थान की वास्तविक रूप से आवश्यकता हो। 1. सामान्य भूमिस्वामी स्वयं अथवा अपने परिवार की आवश्यकता के आधार पर किराएदार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 12(1)(a) एवं 12(1)(f) के अंतर्गत नैवासिक एवं निवासितर आशय के लिए सिविल न्यायालय में निष्कासन का वाद संस्थित कर सकता है। 2. नैवासिक आवश्यकता अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत भवन स्वामी स्वयं के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि वह उसका स्वामी है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके की लाभ के लिए वह स्थान धारित निवास स्थान के रूप में अधिभोग हेतु निष्कासन का वाद किराएदार के विरुद्ध संस्थित कर सकता है। 3. निवासितर आवश्यकता अधिनियम की धारा 12(1)(f) के तहत भवन स्वामी अपना या वयस्क पुत्रों में से किसी पुत्र या अविवाहित पुत्रियों में से किसी पुत्री के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके की लाभ के लिए वह स्थान धारित है कोई कारोबार चालू रखने या प्रारंभ करने की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद सिविल न्यायालय में संस्थित कर सकता है। किंतु उपरोक्त दोनों ही आधारों पर भूमिस्वामी द्वारा वाद तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि संबंधित नगर या शहर में भूमिस्वामी या ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं का युक्त रूप से उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान या निवासितर स्थान उपलब्ध नहीं है। अर्थात यदि नैवासिक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का वाद संस्थित किया गया है तो संबंधित शहर या नगर में अन्य कोई नैवासिक स्थान उपलब्ध नहीं होना चाहिए, और यदि निवासितर आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का वाद संस्थित किया गया है तो संबंधित शहर या नगर में अन्य कोई निवासितर स्थान उपलब्ध नहीं होना चाहिए। 4. कुटुंब का सदस्य धारा 12(1)(a) के अंतर्गत कुटुंब के सदस्य में संयुक्त रूप से रहने वाला पति पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता माता, भाई, अविवाहित बहन, चाचा चाचा की पत्नी अथवा विधवा, भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री या आश्रित अन्य रिश्तेदार सम्मिलित हैं। 5. कब्जे के लिए प्रतिबंध न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधारों पर दी गई डिक्री के अधीन भवन स्वामी आदेश दिनांक से 2 माह के पश्चात ही डिक्रीत स्थान का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा। धारा 12(5)(6). धारा 12(1)(f) के अंतर्गत निवासितर प्रयोजन के लिए दी गई डिक्री के अधीन रिक्त आधिपत्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वार्षिक मानक भाड़े की रकम का संदाय भूमिस्वामी द्वारा भाड़ेदार को नहीं कर दिया जाता, किंतु यदि भाड़ेदार निष्कासन वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्व के 10 वर्षों से कोई व्यापार या कारोबार कर रहा था या भाड़ेदार ने ऐसे स्थान में पिछले 10 वर्षों से चल रहे व्यापार या कारोबार को अंतरण अथवा विरासत द्वारा अर्जित किया है तो भूमिस्वामी द्वारा भाड़ेदार को प्रतिकर के रूप में वार्षिक मानक भाड़े के दुगुने के बराबर राशि संदत करनी होगी। धारा 12(6)(6). अंतरण की दशा में निर्बंधन यदि कोई स्थान भूमिस्वामी द्वारा अंतरण के अधीन प्राप्त किया गया है तो उपरोक्त धारा 12(1)(a) व (f) के आधारों पर भाड़ेदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद अर्जन के दिनांक से 1 वर्ष तक संस्थित नहीं किया जा सकता। धारा 12(4). माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकरण 1963 SC 337 में अभिनिर्धारित किया है कि निवास के प्रयोजनों के लिए गैर नैवासिक स्थान तथा गैर नैवासिक प्रयोजनों के लिए नैवासिक स्थान रिक्त नहीं कराया जा सकता है। एक अन्य प्रकरण 1999 2 JLJ 260 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 12(1)(a) तथा f दोनों सुभिन्न है तथा भिन्न संघर्षों वाले स्वतंत्र आधारों के बारे में हैं। दोनों खंड परस्पर अपवर्जक हैं। धारा 12(1)(f) के लिए भूस्वामी को अपने कब्जे में के नैवासिक स्थान की अनुपयुक्तता का कथन करने तथा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। P.B. देसाई बनाम C.M. पटेल 1974 SC 1959 के बाद में ये कहा गया था कि भवन स्वामी की वास्तविक निवासी आशय की आवश्यकता इस उपधारा के केंद्रीय शब्द की वर्ड है। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया था कि आवश्यकता का अर्थ युक्तिसंगत वास्तविक आवश्यकता है। उसका अर्थ इच्छा या मनमानी आर्बिट्रेरीनेस से नहीं है। आवश्यकता के निश्चय में निश्चित आवश्यकता एब्सोल्यूट नीड न्यायालय को नहीं खोजना है। वास्तविक आवश्यकता का अर्थ यह है कि वह सत्य एवं कपटपूर्ण न हो, भले ही वह किराएदार की तुलना में कम तीव्रता वाली आवश्यकता हो। दामोदर बनाम नंदराम 1960 MP 345 के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि जब भवन स्वामी स्वयं अपनी आवश्यकता को सत्य होते हुए भी कमजोर करे तो न्यायालय असहाय होगा। इस वाद में वादी ने हृदय रोग होने के कारण मकान रिक्त कराने का नोटिस दिया। प्रतिवादी ने प्रति प्रस्ताव किराया बढ़ाने को कहा जिसे वादी ने स्वीकार किया। भवन स्वामी ने पुनः दूसरे किराएदार को नोटिस दिया। अब आवश्यकता सही है परंतु वादी ने प्रति प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी आवश्यकता को उपचारहीन बना लिया था। भवन स्वामी को न्यायालय को पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट करवाना चाहिए कि उसकी आवश्यकता वास्तविक है। भविष्य की आवश्यकता भी वास्तविक हो सकती है परंतु केवल ये कथन की वास्तविक आवश्यकता ही पर्याप्त नहीं, उसे सिद्ध करना होगा कि भवन निवास हेतु आवश्यक है। प्रश्न 7। क्या किराएदार द्वारा लिखित कथन में भूमि स्वामी के स्वत्व को अस्वीकार करना निष्कासन का आधार होगा? वर्णित करें। क्या निष्कासन के बाद में स्वत्व का प्रश्न अंतिमतः विनिश्चित होता है? संक्षिप्त रूप से संबंधित विधि के साथ विवेचित करें। अथवा भवन स्वामी के स्वामित्व से इनकार या किराएदारी से इनकार करना क्या होता है? अधिनियम के अंतर्गत किराएदार के निष्कासन के संबंध में उसका क्या प्रभाव होता है? उत्तर। यदि भाड़ेदार भूस्वामी द्वारा भाड़े पर रखे जाने के पश्चात उसके स्वामित्व को इनकार करता है अथवा कोई भी भाड़ेदार अपने भूस्वामी के स्वामित्व से इनकार करता है तो यह माना जाता है कि वह भवन स्वामी के हित पर प्रतिकूल या पर्याप्त प्रभाव पड़ने वाला ऐसा कार्य है, आधार पर भवन स्वामी को भाड़ेदार से निष्कासित करने हेतु पर्याप्त आधार है।
अधिनियम की धारा 12(1) में प्रयुक्त शब्द कोई ऐसा कार्य केवल भाड़ेदार के शारीरिक कार्य को ही सम्मिलित नहीं करता बल्कि उसके प्रत्येक कृत्य सम्मिलित करता जिससे भवन स्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। भवन स्वामी के स्वत्व से इनकार करने से भवन स्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वाद में भवन स्वामी के स्वत्व से इनकार करने का प्रभाव आवश्यक रूप से उसके हितों को प्रभावित करता हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है। भाड़ेदार यदि उस भवन स्वामी को भाड़े का भुगतान नहीं करता है जिसने की भवन क्रय किया हो और भाड़ेदार उस भवन का स्वामी किसी तीसरे व्यक्ति को इस कारण मानता हो क्योंकि उसके हित में विक्रय का अनुबंध हुआ है, भाड़ेदार का एक कार्य भवन स्वामी के हितों के प्रतिकूल एवं पर्याप्त प्रभाव डालने की संभावना रखता है, अपितु भवन स्वामी के हित में प्रतिवादी के विरुद्ध भवन रिक्त करने की आज्ञप्ति दिया जाना चाहिए। परंतु प्रतिवादी द्वारा यदि लिखित कथन में वादी के स्वामित्व से इनकार भी किया हो तो भी इस धारा के अधीन निष्कासन का आधार नहीं हो सकता। प्रतिवादी का प्रत्येक स्वामित्व का इनकार ऐसा नहीं हो सकता है जिससे कि वादी के स्वत्वों पर प्रभाव पड़े। जहां प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में अभिवचन किया कि केवल वादी ही नहीं वरन उसकी मां भी भूस्वामी है। भाड़ेनामे से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भवन स्वामी की फर्म है, फर्म के स्वामी वादी और उसकी मां है। प्रतिवाद पत्र में इस प्रकार के कथन स्वामित्व से इनकार करना नहीं हो सकता है। भाड़ेदार भवन स्वामी द्वारा प्रदत्त सूचना पत्र के उत्तर में भवन स्वामी स्वामित्व से इनकार करता हो तो वादी को भवन रिक्त कराने का आधार प्राप्त हो जाता है, लेकिन किसी व्युत्पन्न अधिकार को चुनौती भवन निष्कासन का आधार नहीं बन सकता। जहां भवन स्वामी ने पूर्व स्वामी से वह भवन खरीदा, भाड़ेदार ने भी उस पूर्व स्वामी से वह भवन खरीदने का अनुबंध किया, लेकिन उसके बाद भी भाड़ेदार भवन स्वामी का स्वत्व अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि करता है तो निष्कासन का आधार बन जाता है। राधेश्याम वी मनशाराम 1992 MPS बड़ी EJ 379 के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भवन स्वामी के स्वत्व से इनकार किया जाना वाद प्रस्तुत करने के पूर्व होना आवश्यक नहीं है, ये वादेतर भी किया जा सकता है। स्वामित्व से इनकार संबंधी प्रश्न मात्र मूल वाद में उठाया जा सकता है, इसे अपील में नहीं उठाया जा सकता। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 में किराएदारों की बेदखली पर निर्बंधन तथा उनके स्थान से निष्कासन के संबंध में विस्तृत रूप से प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भूस्वामी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अभिधारी के विरुद्ध किसी स्थान के उसकी बेदखली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद धारा 12 में वर्णित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर ही फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार जहां की भूस्वामी ने किसी स्थान को भाड़े पर दिया हुआ है और सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर भाड़े पर दिए हुए स्थान को अभिधारी से खाली करा सकता है, लेकिन यदि भूस्वामी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत निष्कासन के वाद में प्रत्युत्तर में अभिधारी अपने लिखित कथन में भूस्वामी के स्वत्व को अस्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत अभिधारी द्वारा भूस्वामी के स्वत्व को ही अस्वीकार करना उस अभिधारी का उस स्थान से निष्कासन का आधार माना जाएगा। और इस प्रकार जब स्वत्व का प्रश्न निष्कासन के संबंध में प्रश्नगत हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्वत्व के प्रश्न पर निर्णय आधारित रहेगा। स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि यदि अभिधारी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो उस प्रयोजन के असंगत है जिसके लिए उसे वह स्थान अभिधृति पर दिया गया था या जिससे भूस्वामी के उसमें के हित पर प्रतिकूलता तथा सारता प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो निष्कासन का आधार होगा। जहां यह विवाद हो कि भवन स्वामी कौन है और भाड़ा किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है, तो न्यायालय किराएदार को निर्देश दे सकेगा कि वह धारा 13 की उपधारा 1 अथवा 2 में निर्दिष्ट भाड़ा न्यायालय में निक्षिप्त करे। इस प्रकार निक्षिप्त भाड़ा विवाद के विनिश्चय होने तक या न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, किंतु यदि ऐसा विवाद किराएदार द्वारा मिथ्या अथवा तुच्छ आधारों पर उठाया गया है या अभिधारी इस धारा द्वारा अपेक्षित भाड़ा संदत अथवा निवेदित करने में युक्तियुक्त कारणों के बिना चूक करता है तो न्यायालय किराएदार की बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट सकेगा। केशरबाई वी चुन्नूलाल 201411 को के 438 के निष्कासन के वाद में स्वत्व का प्रश्न प्रसंगवश माना जा सकता है किंतु अंतिमतः विनिश्चित नहीं होता। प्रश्न 8, कोई भवन स्वामी किन परिस्थितियों में निवासितर आशय के लिए किराएदार के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में निष्कासन के लिए वाद ला सकता है? Under what circumstances any landlord can file a suit in civil court for eviction of tenant on the ground of bona fide requirement of accommodation for non-residential purposes? उत्तर, निवासितर आशय के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार का निष्कासन eviction of tenant on the ground of bona fide requirement for non-residential purposes धारा 12(1) उन आधारों का उपबंध करती है जिन पर किराएदार को निष्कासित किया जा सकता है। धारा 12(1)(f) भवन स्वामी को निवासितर उद्देश्य के लिए किराएदार से मकान खाली करवाने का उपबंध करती है। धारा के मूल शब्द निम्नानुसार हैं। ये कि निवासितर आशय के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान की भवन स्वामी को अपना कारोबार चालू रखने के लिए या आरंभ करने या अपने किसी वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए, यदि वह उसका स्वामी हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लाभ के लिए वह स्थान रखा गया हो, वास्तविक रूप से आवश्यकता है और भवन स्वामी या उसके वयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री या ऐसे व्यक्ति के लिए संबंधित नगर या कस्बे में समुचित रूप से उपयुक्त कोई अन्य ऐसा निजी स्थान उसके अधिवास में न हो। शब्द निवासितर या निवासी की परिभाषा अधिनियम में कहीं नहीं दी गई है। आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स 1. भवन स्वामी या वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री हेतु या लाभधारक हेतु धारा 12(1)(f) यह उपबंध करती है कि मकान भवन स्वामी के लिए अथवा उसके वयस्क पुत्र के लिए या अविवाहित कन्या के लिए आवश्यक हो। स्पष्ट है कि अवयस्क पुत्र व्यापार नहीं कर सकता है और विवाहित पुत्री के लिए आवश्यक हो, यह अधिनियम मूलतः नहीं मानता है। अधिनियम में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता को भवन स्वामी की आवश्यकता माना गया है जो संयुक्त हिंदू परिवार में वयस्क समानशीन हो, भले ही वयस्क पुत्र न हो या पुत्री न हो। न्यास के कर्मचारी की आवश्यकता भी भवन स्वामी की आवश्यकता मानी जाएगी। साझेदारों में से कोई साझेदार भी मकान खाली करवा सकता है। नाम मात्र का साझेदार भी भवन स्वामी है। 2. कारोबार चालू रखने या आरंभ करने के लिए जिन क्रियाकलापों से व्यक्ति रोजी रोटी चलाता है वह कारोबार कहलाता है। एक वकील अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए किराएदार से मकान खाली करवा सकता है। ताराचंद गुप्ता बनाम श्रीमती अन्नपूर्णा 1968 MPLJ 751 1।
टाइपिंग क्लास या स्कूल खोलना भी कारोबार कहा जाएगा। निवास से भिन्न भवन में किया जाने वाला कार्य निवासेतर कार्य में सम्मिलित माना जाएगा। 3. वास्तविक आवश्यकता बोनाफाइड रिक्वायरमेंट धारा 12(1)(f) की सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली वास्तविक आवश्यकता है। इस शब्द का अर्थ यह है कि उक्त स्थान भवन स्वामी या उसके पुत्र या पुत्री या अन्य लाभार्थी के लिए व्यवसाय हेतु वह स्थान आवश्यक हो। बाबू हरिसिंह बनाम रतनलाल 1969 MPLJ 662 के बाद में यह निर्णय किया गया था कि भवन स्वामी की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण उसकी समस्त परिस्थितियों को देखकर किया जाना चाहिए। ये सिद्ध करने का भार किराएदार पर नहीं है कि भवन स्वामी को कारोबार हेतु भवन आवश्यक नहीं है। पूर्व में भवन स्वामी के पास पर्याप्त पूंजी है, ये सिद्ध करना होगा कि यदि वह नया व्यापार खोलने जा रहा है। परंतु उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत बदलकर पूंजी की आवश्यकता को नहीं माना है। रामकली बनाम राम सिंह 1977 WN 209। 4. कारोबार चालू रखने या नया कारोबार प्रारंभ करने के लिए भवन स्वामी के पास उपयुक्त निवासेतर स्थान उस शहर या कस्बे में नहीं है जहां की मांग की जा रही है। इस धारा का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण आधार यह है कि भवन स्वामी के पास अपने कारोबार हेतु उस शहर या कस्बे में निवासेतर स्थान हो, या यदि निवासेतर भवन है तो वह पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है। यदि व्यापार बढ़ गया हो तथा और अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो भी किराएदार से स्थान रिक्त करवाया जा सकता है। 5. प्रतिबंध धारा 12(4) नए क्रेता या अंतरंग ग्रहीता पर किराएदार को निष्कासित करने के लिए रोक लगाती है। अंतरंग ग्रहण से 1 वर्ष के पश्चात ही किराएदार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। धारा 12(5) यह उपबंध करती है कि निवासेतर उद्देश्य हेतु 2 माह का समय व्यतीत होने के बाद ही भवन स्वामी किराएदार से कब्जा ग्रहण कर सकेगा या कब्जा प्राप्ति के लिए वाद ला सकेगा। 6. प्रतिकृत कॉम्पेंसेशन यदि स्थान इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग आदि में स्थित हो तो भवन स्वामी को प्रतिकृत कॉम्पेंसेशन देना होगा। प्रतिकृत वार्षिक प्रामाणिक भाड़े का दुगुना होगा यदि 10 वर्ष तक किराएदार ने स्थान का उपयोग किया हो। अन्य प्रकरणों में वार्षिक प्रामाणिक भाड़े के बराबर प्रतिकृत होगा। प्रश्न 9. समष्टि संयुक्त किराएदारी क्या है? केवल गैर निवासीय प्रयोजन के लिए सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजन किराए पर दिए गए स्थान से निष्कासन की डिक्री के लिए विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: जहां कोई भवन नैवासिक तथा अनैवासिक दोनों प्रयोजनों हेतु किराए से दिया जाता है तो वहां संयुक्त किराएदारी कहलाती है। अधिनियम 1961 के अधीन किसी स्थान के उपयोग के दृष्टिकोण से स्थान 2 प्रकार के माने गए हैं। एक वह जो निवासीय उद्देश्य के लिए लिया गया हो और दूसरा गैर निवासीय या निवासेतर उद्देश्य के लिए लिया गया हो। निवासेतर में दुकान, गोदाम, कारखाने या अन्य व्यावसायिक कार्य के लिए लिया गया हो समावेश किया जाता है, जबकि निवास में केवल निवास के लिए है। प्रत्येक स्थान को केवल निवास अथवा केवल अनिवास या दोनों हेतु दिया जाना संभव है। इसके लिए पृथक पृथक अनुबंध या एक ही अनुबंध में निवासीय और गैर निवासीय प्रयोजन का समावेश किया जा सकता है। एक ही स्थान दोनों प्रयोजन के लिए भी किराए से दिया जा सकता है। जब किराएदारी निवासीय एवं गैर निवासीय दोनों प्रयोजनों हेतु हो तो वह सम्मिलित भाड़ेदारी कहलाती है। जबकि भूमि स्वामी ने किसी भाड़ेदार को दोनों प्रयोजनों हेतु सम्मिलित अनुबंध करने हेतु स्थान किराए पर दिया हो और भूस्वामी को दोनों उद्देश्यों के लिए स्थान की वास्तविक रूप से सद्भावनापूर्वक आवश्यकता हो तो न्यायालय भाड़ेदार के विरुद्ध डिक्री प्रदान कर सकता है। जगीत कुमार वी. जगदीश चंद्र A.I.R. 1982 में 144 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम में किसी स्थान को किराए पर दिए जाने हेतु 2 प्रकार के प्रयोजन प्रावधानित किए गए हैं। पहला कि कोई भूस्वामी किसी स्थान को निवास के प्रयोजन हेतु, दूसरा अनैवासिक प्रयोजन के लिए किसी अभिधारी को किराए पर दे सकेगा, लेकिन वह स्थान अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कृषक प्रयोजन हेतु उपयोग में न लाए जाने वाला होना चाहिए। लेकिन यदि कोई भूस्वामी किसी स्थान और उससे संलग्न भाग को नैवासिक या अनैवासिक दोनों प्रयोजनों के लिए किसी अभिधारी को किराए पर देता है तो वह समष्टि या संयुक्त किराएदारी कहलाएगी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में यह प्रावधानित है कि कोई स्थान जिस उद्देश्य के लिए भाड़े पर दिया है तो उस स्थान से अभिधारी के निष्कासन की डिक्री के लिए वैसे ही सद्भाविक आवश्यकता साबित करनी होगी जैसे कि धारा 12(1) में प्रावधानित है कि यदि भूस्वामी ने कोई स्थान नैवासिक प्रयोजन हेतु भाड़े पर दिया है तो नैवासिक सद्भाविक आवश्यकता साबित करनी होगी, और यदि अनैवासिक प्रयोजन हेतु भाड़े पर दिया है तो अनैवासिक सद्भाविक आवश्यकता साबित करनी होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां भूस्वामी ने संयुक्त किराएदारी पर कोई स्थान दे रखा है वहां केवल उसके गैर नैवासिक प्रयोजन हेतु सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजन के किराए पर दिए गए स्थान से निष्कासन की डिक्री के लिए अधिनियम की धारा 12(1) अंग और धारा 1(2)(1) की सद्भाविक आवश्यकता साबित करते हुए संपूर्ण भूमि से निष्कासन के आधार साबित करने होंगे। जब किसी स्थान के पृथक पृथक भाग भिन्न प्रयोजन हेतु भाड़े पर दिए गए हों तो वह सम्मिलित भाड़ेदारी नहीं मानी जा सकती। मोहनलाल वी. हाकिम सिंह 1980 में लॉ ज 361 के बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि एक भवन की तल मंजिल भाड़ेदार को व्यवसाय के लिए दी गई हो और ऊपर की मंजिल के 2 कमरे निवास हेतु दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में यदि भवन स्वामी को निवास के लिए ऊपर की मंजिल के कमरे आवश्यक है तो उनका कब्जा दिलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी किराएदारी सम्मिलित किराएदारी नहीं है। परंतु जबकि भाड़ेदारी सम्मिलित हो और भाड़ेदार को निवास के लिए अलग से स्थान उपलब्ध हो जावे तब भी उसके विरुद्ध न्यायालय सम्मिलित भाड़ेदारी समाप्त करते हुए डिक्री प्रदान नहीं कर सकता। प्रश्न 10. किन परिस्थितियों में एक प्रतिवादी किराएदार अपने प्रतिवाद को वैधानिक प्रावधानों के कारण खो देता है? On what grounds a tenant defendant would lose his right of defense under the statutory provisions? अथवा कब भाड़ेदार निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है? When a tenant cannot get protection against the eviction. उत्तर: निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण का लाभ कब प्राप्त नहीं होगा? When will the benefit of protection from eviction not be available? यदि भाड़ेदार या किराएदार धारा 13 की उपधारा 1 तथा 2 के तहत भाड़ा निश्चित समय पर जमा नहीं करता है या भाड़ा भुगतान करने में असफल रहता है या जानबूझकर जमा नहीं करता है तो निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण के लाभ पर प्रतिवाद करने का अधिकार राइट टू डिफेंड को खो देता है। न्यायालय की यह कार्यवाही विवेकाधीन अधिकार के तहत की जाती है। न्यायालय यदि ऐसा करना उचित नहीं समझता है तो वह प्रतिवादी के प्रतिवाद करने के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा।
यदि न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया है तो उचित समाधान हो जाने पर वह उसे निरस्त भी कर सकता है। प्रतिवाद समाप्त करने के आधार व्हेन द डिफेंस में बी स्ट्रक आउट। 1. यदि भाड़ेदार लगातार धारा 13(1) व 2 के प्रावधानों के तहत लगातार 3 माह तक किराया अदा न करे। 2. भाड़ेदार भवन स्वामी के प्रति निश्चित तौर पर दुर्भावना रखता हो। 3. यदि न्यायालय उचित समझे। न्यायालय को इस अधिकार का प्रयोग असाधारण रूप से करना चाहिए क्योंकि यह विवेकाधीन अधिकार है। प्रतिवाद समाप्त होने का प्रभाव। 1. वाद का विचारण एक पक्षीय एक्स पार्टी होगा। 2. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 3. वादी को अपने आधारों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं रहता है। 4. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा।